हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में कौन सी श्रेणी में आता है। तो इसमें पूछ रहा है थार्नडाइक का जो सिद्धांत है किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारात्मक सिद्धांत थार्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग बिल्ली के ऊपर इन्होंने किया था। ठीक है, थार्नडाइक जो थे एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। ठीक है, और थार्नडाइक का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इन्होंने इसका प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। अगला हमारा प्रश्न है सीखने के वक्र। जो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। जो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता कार्यों से संबंधित होती है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बंडूरा और वाल्टर ने। बंडूरा और वाल्टर ने व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर द्वारा 1977 में दिया गया। कब दिया गया? 1977 में दिया गया। जबकि डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत, डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत दिया था। कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत, युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। व्यक्तित्व देखिए, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर ने दिया। ठीक है, और डॉलर्ड और मिलर ने जो है अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिया था। और कार्ल रोजर्स ने जो दिया था वह सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिया था। युंग ने क्या दिया था? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिरर ड्राइंग परीक्षण। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम। अधिगम के मापन हेतु जो है मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है प्रयुक्त होता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यिका का। केंद्रीय प्रवृत्ति जो है माध्यिका का एक माप है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें हमको बताना है इसमें शेष से कौन भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 पीएफ जो है वह शेष से भिन्न है। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अन्य 3 विकल्प टीएडी क्लाउड, पिक्चर टेस्ट है, ड्रा ए मैन टेस्ट, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक हैं। जबकि 16 पीएफ कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो प्रक्षेपी नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। तो इसमें बताना है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविगट थे। ठीक है, सॉरी देखिएगा ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो है बी ऑप्शन है, हैविगट है। ठीक है, रॉबर्ट हैविगट जो है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोरेंस। टोरेंस जो थे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टोरेंस जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। ठीक है, सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण जो है टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है। तो इसमें हमको बताना है अधिगम के प्राथमिक नियम से एक है। तो प्रभाव का जो नियम है अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थार्डनाइक द्वारा दिए गए थे, जिसमें तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था, अभ्यास का नियम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केस अध्ययन। केस अध्ययन जो है ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है अन्वेषण में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है, यानी केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है केस अध्ययन में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, इसे अधिगम अंतरण कहते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपक्रम। क्या हो जाएगा, उपक्रम। देखिएगा उपक्रम जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं तो इनके 4 चरण होते हैं। पहला उपक्रम होता है, दूसरा उद्धव होता है, तीसरा उद्भासन होता है, चौथा मूल्यांकन होता है। ठीक है, जी वालस ने सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण बताए। पहला उपक्रम, दूसरा उद्धव, तीसरा उद्भासन, चौथा मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किसने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये हमको बताना है। तो थार्नडाइक जो थे प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थार्नडाइक ने अधिगम के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया था। यह प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था। ठीक है, जबकि पावलो ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत और पीटर हेगार्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। जो थार्नडाइक ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत दिया था। पीटर हेगार्टी जो है सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, और पावलो जो थे अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक ने प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, G.W. आल्पोर्ट जो थे उन्होंने ये परिभाषा दिया था कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। ठीक है, जो सीखने में पलायन आधारित है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं जाते हैं। इसे सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करते हैं तो उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करते हैं तो उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो इसमें स्मृति का आयाम नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तर्क करना। तर्क करना जो है स्मृति का आयाम नहीं है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं। पहला सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा प्रत्याहार, चौथा आपका पहचान करना। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। ठीक है, तो स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखी गई विषयों और पाठों के पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं। याद रखिएगा, सीखना, धारण करना, प्रत्याहार, पहचान करना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टीएटी द्वारा बनाया गया। टीएटी द्वारा क्या बनाया गया? टीएटी द्वारा बनाया गया था, तो ये इसका सही उत्तर मरे ने टीएटी परीक्षण किया था। आइए हम देख लेते हैं। टीएटी थेमेटिक एप्रीसिएप्टर टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में सीडी मॉर्गन और एच.ए. मुरे, टेट परीक्षण जो है 1935 में सीडी मॉर्गन और एच.ए. मुरे ने की थी। यह परीक्षण प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तित्व मापन की विधि है। ठीक है, याद रखिएगा, टीएटी परीक्षण सीडी मॉर्गन, एच मरे ने 1935 में किया था। अगला हमारा प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंठा। अगर लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। आइए हम देख लेते हैं। कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। जब अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह बाधाएं अवरोधों को दूर नहीं कर पाता तथा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे दुख होता है। तो वह एक प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता। आँख का जो रंग है वह आनुवंशिकता के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आधार आयु निम्न में किसके मापन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, आधार आयु बुद्धि के मापन संबंधित है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर लेता है उसे आधार वर्ष आयु कहते हैं। जिस आयु स्तर पर कोई भी प्रश्न नहीं हल कर पड़ता उस बालक को टर्मिनल वर्ष कहते हैं। ठीक है, आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन का। ठीक है, यदि छात्र जो है घर आकर अपनी गुस्सा का जो छोटी बहन पर इजहार करता है तो यह विस्थापन का उदाहरण है। ये देख लीजिएगा इसकी व्याख्या, जिसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है तो उसे संवेग विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाए कोहलर।
ठीक है। कोहलर जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोहलर और कोफका सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है, तो ये इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति से। इरोस शब्द जो है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा था, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहते हैं तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है तो किसके द्वारा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम जो है पार्श्विक इच्छाओं, परा अहम जो है सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा, अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं द्वारा निर्देशित होता है, परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूख कम हो जाती है। कालीसिस्टोकाइनिन जो है एक हार्मोन है जिसके द्वारा अगर सुई दे दी जाती है तो उससे प्राणी में भूख कम हो जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीसिस्टोकाइनिन का एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर जो होता है आपकी IQ जिसे हम कहते हैं, तो ये हो गया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो यहाँ देखिएगा, जो वास्तविक आयु है वह 16 वर्ष है और बुद्धि लब्धि जो है 75 अंक है। कितना है? 75 है। और इसमें हमको उसकी मानसिक आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, 16 इधर 75 में गुणा कर देंगे, सॉरी, देखिए IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 हो गया। तो इसमें आपका ये हो गया, आपका IQ कितना है? 75 है और मानसिक आयु x हो गया और इसकी जो वास्तविक आयु है 16 वर्ष गुणे 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका 75 गुणे 16 बटा 100 हो जाएगा। तो इसमें गुणा कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। सूत्र से आप निकाल सकते हैं, फार्मूला से। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? मस्तिष्क एवं मेरुदंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है तो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चिंता की विकृति से है। ठीक है, मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। रोगी ऐसे विचारों को
असंगतता, अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार करके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। अतः यह एक चिंता विकृति है। अगला हमारा प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युंग के द्वारा। सॉरी, ये युंग लिखा है। युंग के द्वारा जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। युंग ने अचेतना के दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।